हेलो हाय, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और आपका ड्राफ्टिंग का चैप्टर का रिवाइज करने वाले हैं। और ये दोनों ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के लिए है। आपका जो चैप्टर है ना, रेलिंक्विशमेंट डीड हायर परचेस वाला, उसका ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 है। हम इस पर पावर ऑफ टर्न या विल जो है वो दोनों को ही कवर करेंगे। अब जल्दी से अपना मॉड्यूल निकाल लीजिए। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, देखिए वो क्या है, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। क्या होता है, सिंपल सी बात है। प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या, आप बोलोगे ये वाला नोट है क्या, नहीं है तो ये वाला नोट नहीं, बट है तो इसी चीज़ के लिए है ना। प्रॉमिसरी नोट वर्ड से क्या समझ में आता है, बोले एक नोट है मतलब एक लेटर, एक ड्राफ्ट है जिसमें कोई ना कोई वादा किया गया है, प्रॉमिस किया गया है। बोले किस चीज़ का वादा किया गया है, तो बोले एक प्रॉमिस किया जाता है वहाँ पर कि सर्टन व्यक्ति को एक सर्टन अमाउंट एक सर्टन डेट पे पे कर देगा। ठीक है, ये क्या होता है, बोले प्रॉमिसरी नोट होता है। देखो क्या लिखा है, ऑब्वियसली जैसे चेक ऑन ह्यूंडीज वगैरह ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे प्रॉमिसरी नोट भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बोले जिसपे एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है राइटिंग में। अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है, प्रॉमिस होता है। ठीक है, बोले साइंड होता है मेकर के द्वारा कि वो एक सर्टन सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी सर्टन डेट पे एक सर्टन व्यक्ति को या फिर उसके द्वारा निर्देश किए गए किसी भी दूसरे व्यक्ति को दे देगा। ठीक है, पार्टीज कौन कौन सी होती है, बोले मेकर होता है मतलब पेयर भी होता है जो कि पे करेगा। पे ही बोला है जिसको पे करना है। फिर क्या बोल रहे हैं, होल्डर। होल्डर मतलब या तो वो पे ही होगा या तो अगर उस पे ने किसी और को दे दिया है कि अगर मुझे लेना है किसी और से, फिर मुझे किसी और को देना है, तो मैंने उसको कहा कि आप डायरेक्टली उससे ले लेना, तो वो क्या हो जाएगा, होल्डर हो जाएगा उस प्रॉमिसरी नोट का। ठीक है, एंड इंडोर्सर एंड इंडोर्सी, तो जो व्यक्ति उसके नाम पे प्रॉमिसरी नोट है अगर वो किसी और को दे रहा है तो देने वाला हो जाएगा इंडोर्सर और लेने वाला हो जाएगा इंडोर्सी। ठीक है, ये पार्टीज हो गई। इसके कुछ एसेंशियल्स है, मार्क देम वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आए हुए हैं आपके। द फर्स्ट एसेंशियल है कि आपको प्रॉमिस, आपको जो वादा करना है ना वो आपको राइटिंग में करना है। लॉजिकल बात है ना, बोले हम तो मतलब वादा तो हम तो आए दिन करते रहते हैं, हम तो प्रॉमिस करते रहते हैं, बट वादा निभाते थोड़ी ना है। इसलिए लिखित में करना है ताकि बाद में आप मुकर ना जाओ। ओके, सेकंड क्या कह रहे, एक्सप्रेसली प्रॉमिस करना है। बस ऐसे बोल दिया, हाँ मुझे मैंने आपसे 5,000 रुपये लिए हैं, नहीं, आपको एक्सप्रेस लिखना है कि मैं पे भी करूँगा, वरना आप तो समझ रहे हो वो पे करेगा, वो बोलेगा मैंने तो बोला ही नहीं है। देयरफॉर इट शुड बी एक्सप्रेसली रिटर्न ओवर देयर। थर्ड क्या कह रहे हैं, कंडीशन जो है वो आपका जो प्रॉमिसरी नोट है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब आप ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते कि जब तुम शादी करोगे तो ही मैं तुमको पे करूँगा। उसने नहीं की शादी, वो सलमान खान निकला, तो फिर ज़रूरी थोड़ा ना वो शादी करें। तो ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पर लग जाती है तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है। हाँ, बट अगर कंडीशन ऐसी है जो कि निश्चित है, होना ही है, जैसे कि डेथ, बोले इससे बड़ी कोई श्योरिटी नहीं है, तो फिर ठीक है, अदरवाइज इट शुड बी विदाउट एनी कंडीशन। फोर्थ क्या कह रहे हैं, इट मस्ट बी साइन बाय द पर्सन हु इज गिविंग। ओके, इट मीन साइन बाय द मेकर। देन क्या कह रहे हैं, मेकर भी एक सर्टन पर्सन हो, जो पे है लेने वाला वो भी एक सर्टन पर्सन हो। एफ पॉइंट। जी में क्या लिखा है, आप जो पे कर रहे हो वो भी सर्टन अमाउंट हो। आप ऐसे नहीं लिख सकते 5,000 और ऊपर का जितना भी होगा चलो देख लेंगे, नहीं, यू हैव टू राइट ओवर देयर द सर्टन अमाउंट। द नेक्स्ट इज आपको पेमेंट करना है लीगल मनी में, मतलब अभी बार्टर सिस्टम चलता है क्या, नहीं, अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी चल रही है क्या, नहीं, सो यू कैन मेक पेमेंट ओवर फ्रॉम इट ना। देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट शुड बी स्टाम्प अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टाम्प एक्ट, इस पर एडहेसिव स्टाम्प लगता है। एंड लास्ट क्या कह रहे हैं, इस पर आपको डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। बट अगर सपोज करो आपने इस पर डेट नहीं लिखी है तो ये इनवैलिड नहीं हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन मेकर ये नोट जो पेई को दे रहा है वो डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, दैट इज पावर ऑफ अटर्नी। क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो क्या। अटर्नी वर्ड जो है ये क्या है, अटर्नी वर्ड एक नाउन है, ये एक व्यक्ति एक पर्सन है जो कि बोले क्या करता है, किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे सिग्नेचर करता है। आप अगर मेरी सिग्नेचर करोगे तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी फ्रॉड कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। बट अगर मैं ही आपको पावर दे दूँ तो फिर कोई फ्रॉड चीटिंग नहीं है ना। तो पावर ऑफ अटर्नी में क्या होता है, अटर्नी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको पावर दिया जाता है कि हाँ आप किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे काम जो है वो कर सकते हो। और ये जो पावर उसको दिए जाते हैं इसके लिए एक डीड बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, पावर अटर्नी की डीड कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, it's a writing, it should always be in writing. Okay, it should be in writing made by one person। बोले जो दे रहा है उसको हम कहेंगे या तो एग्जीक्यूटर या डोनर।
और जो ले रहा है, जिसको पावर मैं दे रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ, तो आप कहलाओगे या तो डोनी या तो अटर्नी। ओके, तो बोले उनको हम दे रहे हैं क्या करने के लिए, कोई भी लॉफुल काम करने के लिए दे रही हूँ ना। मैं आपको ऐसे तो नहीं बोल सकती कि जाओ जाके बम बना दो, ये कर दो, हमको सब बर्बाद करना है, नहीं, दैट इज इलीगल, दैट्स नॉट अलाउड एंड दैट यू शुड नॉट डू। ओके, सो द थिंग इज दैट इट शुड बी डन फॉर लॉफुल पर्पस। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि ये जनरल भी हो सकती है या स्पेसिफिक भी हो सकती है। मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे। देखो क्या लिखा है, या तो आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलो या फिर पर्टिकुलर पावर ऑफ अटॉर्नी। हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए दी है वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई। मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि सिर्फ मेरी वाली प्रॉपर्टी जो है आपको इसको बेचना है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई। ठीक है, अब इस और जनरल क्या हो गई, बोले जब सारे काम करने के लिए दे दिए। एग्जाम्पल के लिए समझो, सपोज करो मिस्टर सलमान खान वो लंदन जा रहे हैं, उनको अपना एक प्रॉपर्टी जो है वो बेचना है, तो वो अभी उनको टाइम नहीं है, उनको जाना है शूटिंग पे। तो सपोज करो उन्होंने किसको बोल दिया, आमिर को बोल दिया, आमिर तो मेरा प्रॉपर्टी जो है वो बेच देना, बैंड्रा वाला, तो स्पेसिफिक दे के गए हैं ना, तो वो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी हो गई। सलमान खान अगर बोले लंदन जा रहे हैं और बोल दिया मेरे साल भर के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, साइनिंग एंड एवरीथिंग जो भी सब कुछ आएगा वो सब आमिर हैंडल करेगा, तो कुछ भी आ सकता है, कुछ स्पेसिफिक बोल के नहीं गए, तो दैट इज जनरल। ओके, अब स्पेसिफिक में बात ये है कि सपोज करो एक ही काम के लिए तो ज़रूरी नहीं है, स्पेसिफिक 4 काम भी तो बोल सकते हैं, 4 घर है तो 4 दे गए, तो जहाँ पर एक ही लीगल ट्रांजेक्शन फॉर्म हो रहा है बट स्पेसिफिक बता दिया है कि काम क्या है, तो वो भी क्या होगी, वो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी ही कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि आप जो पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं, मतलब डोनर जो डोनी को देता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो एक काम के लिए एक ही अटॉर्नी अपॉइंट करें, वो चाहे तो वो एक ही काम के लिए एक से ज़्यादा अटॉर्नी भी अपॉइंट कर सकता है, बट देन वो जो अटॉर्नी बनाएगा, मतलब वो जो डीड बनाएगा, उसमें उसको मेंशन कर देना चाहिए कि ये जो सारे अटॉर्नी है ये मतलब साथ में काम करेंगे या सेवरली काम करेंगे। अगर आपको अगर ऐसे कराना है तो सेवरली काम कराना है तो आप लिख दो, बट अगर आपने नहीं लिखा, तो अगर आपने चुप्पी साध लिया, तो मान के चलेंगे कि वो लोग जॉइंटली काम करेंगे, क्योंकि हम तो क्या है बोले भाईचारे में बिलीव करते हैं, तो ऑब्वियसली आपने कुछ नहीं कहा है तो फिर भाईचारे में तो भैया जॉइंटली काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर भी क्या है बोले डोनर जो है वो अपने पावर डोनी को दे रहा है। आप बोलोगे एजेंसी के रूल में भी तो यही होता है, प्रिंसिपल्स में है ना, प्रिंसिपल अपने पावर एजेंट को दे देता है क्या आप मेरे बिहाफ पे कर लेना, तो फिर यहाँ पर भी तो लॉ ऑफ एजेंसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा है। तो बोले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन देखने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, ऑब्वियसली देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ यही बताया है कि चूंकि यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता जो है वो डिटरमाइन हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस देखने पड़ेंगे, जैसे कि बोले अटर्नी कौन बन सकता है, क्या पावर ऑफ अटर्नी रिवोक हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ बताई गई है। ठीक है, फर्स्ट दिया है हु कैन एग्जीक्यूट पावर ऑफ अटर्नी। आप ही मुझे बताओ कोई भी किसी को पावर कब दे सकता है, एक छोटा सा बच्चा दे सकता है क्या, दे तो सकता है बट वो लीगल काम के लिए तो नहीं दे सकता है ना, है ना। आप जब दे रहे हो पावर, यू शुड बी इन दैट मेंटल स्टेट कि आपको पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, आपका अपना अच्छे बुरे के लिए खबर हो, कहते हैं ना कि हमें पता है अपना अच्छा बुरा क्या है, तो आप उस कंडीशन में तो हो। तो सिंपल सी चीज़ है, एक व्यक्ति जो कम्पिटेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही बोले क्या कर सकता है, पावर ऑफ अटर्नी जो है वो बना सकता है, वही डोनर हो सकता है, मतलब वो साउंड हो, वो मेजर हो, वो डिस्क्वालीफाइड ना हो। अब बोले फिर डोनी कौन कौन हो सकता है, ऑब्वियसली बोले वो भी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, कोई आप छोटे से बच्चे को तो पावर नहीं दे दूंगी मैं, है कि नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, वो भी क्या हो बोले मेजर हो, फर्स्ट चीज़। सेकंड क्या कह रहे हैं, वो भी साउंड माइंड का हो। अच्छा, इंसॉल्वेंट के लिए आप मुझे बताओ, क्या हम इंसॉल्वेंट व्यक्ति को पावर दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं, वो इंसॉल्वेंट है बट उसका दिमाग तो चलता है ना, तो इट मीन्स हम डोनी जो है वहाँ पर इंसॉल्वेंट हो सकता है, डोनर तो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता क्योंकि जिसके खुद के पास ही कुछ नहीं है वो क्या किसी को देगा, बट डोनी जो है वो क्या कह रहे हैं, वो इंसॉल्वेंट होगा तो भी चलेगा। अब आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कि जब हमने प्रिंसिपल वाला पढ़ा था कि वो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में, तो हमने बोला था कि एजेंट जो है वो तो बोले माइनर हो सकता है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की रहती है, बट पावर ऑफ अटर्नी के केस में डोनी नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पता है आपको लॉजिक है कि पावर ऑफ अटर्नी को जब आप
इसका कंस्ट्रक्शन करते हो ना, इसका इंटरप्रिटेशन करते हो, तो बोलते हो इट शुड ऑलवेज बी विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, हम इससे बाहर जाके बोले क्या करें, इसका इंटरप्रिटेशन करते नहीं है। इट मीन्स जितना लिखा है उतना ही करना है। एजेंसी में क्या होता है, कई बार एजेंट जो है वो कुछ काम इम्प्लाइड भी कर लेता है, बट पावर ऑफ अटर्नी में जितना बोला उतना ही करना है। अब अगर आपने उसको ज़्यादा ही पावर दे दी है और अगर वो माइनर है तो उसको पता नहीं वो कर क्या रहा है, इसलिए बोले क्या कह रहे हैं, माइनर जो है यहाँ पर वो डोनी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बताया गया है कि एक मैरिड वुमेन भी क्या कर सकती है, जो कि फुल एज की है, मतलब 18+ है, वो भी क्या कर सकती है, अपनी पावर ऑफ अटर्नी बना सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि कोई भी अनमैरिड वुमेन बनाती। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, बोले क्या कह रहे हैं, ऑथेंटिकेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। क्या बोले, पावर ऑफ अटर्नी को अटेस्ट करना ज़रूरी होता है क्या? आप बोलोगे हाँ होता है, नहीं होता है। पावर ऑफ अटर्नी को अटेस्ट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, बट कहते हैं कि इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उसको क्या करा लो, अटेस्ट करवा लो। लॉ के हिसाब से कंपल्शन है क्या? नहीं है, बट एडवाइस क्या की गई है कि आप उसको क्या करा लो, आप अटेस्ट करवा लो। वाई? क्योंकि अगर बोले कल को लड़ाई झगड़े हो गए, बोले हमको तो लड़ने की आदत है ना, तो बोले कोर्ट में गए, डिस्प्यूट हो गया, तो अगर बोले अटेस्टेड पावर ऑफ अटर्नी बताते हैं ना, तो क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एज कम्पेयर टू अनअटेस्टेड पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, आपने अगर सपोज करो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो कोर्ट हो सकता है उसको देखने के बाद आपसे और एविडेंसेस ना मांगे। ये सब कहाँ कहाँ गया, एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, बट अगर हो सकता है, अब ऐसा नहीं अब कि अनअटेस्टेड है तो कोर्ट उसको एडमिसिबल नहीं करेगी, एज ए एविडेंस करेगी, बट एकदम वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं हो सकता, वहाँ पर कुछ और भी मांग ले। इसलिए कहा जाता है कि पावर ऑफ अटर्नी जो है उसको क्या करा लो, अटेस्ट करा लो। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 जो है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि मिस्टर सलमान खान जो है वो कहाँ जा रहे हैं, बोले वो लंदन जा रहे हैं। उनको क्या करना था, बोले उनको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेचनी। सपोज करो एग्जाम्पल ये है कि अगर मिस्टर सलमान खान जो है वो कहाँ जा रहे हैं, वो लंदन जा रहे हैं, उनको अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है। सिर्फ क्या कराना है, अभी रजिस्ट्रेशन कराना है। इट मीन्स उनको क्या करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है। बट अब शूटिंग शुरू हो गई है ना, टाइम नहीं है उनके पास में, तो वो मिस्टर रणबीर कपूर को क्या करके देगा है, पावर ऑफ अटर्नी देगा है कि रणबीर मेरी जो जुहू वाली प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करवा देना। ठीक है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, सिर्फ प्रेजेंट कराने हैं डॉक्यूमेंट। तो ऐसी केस में क्या कह रही है कि ऐसी पावर ऑफ अटर्नी जो कि दी जाती है सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए अगर दी गई है, तो ऐसी पावर ऑफ अटर्नी का अटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न इसका ये है, बोले रणबीर पर तो बोले मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैंने सपोज करो उसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिया, उसने बेच भी दी तो फिर मैं क्या करूँगा, इसलिए बोले उसको अटेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, पहला पॉइंट। बट अगर सपोज करो मिस्टर सलमान खान जो है वो रणबीर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी देके गए और ऐसा बोला है कि बेच भी देना। अब जब बेचने के लिए बोल ही दिया है, जब देखो यहाँ क्या लिखा है, जब एग्जीक्यूटर डीड, जब डीड बनाने के लिए बोल दिया, बेचने के लिए बोल दिया, तो अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर एक व्यक्ति पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को पावर दे रहा है ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन, देन पावर ऑफ अटर्नी शुड भी, बोले क्या कह रहे हैं, इट शैल बी अटेस्टेड। बट अगर क्या कह रहे हैं, वो सेल करने के लिए दे रहा है और रजिस्टर भी करने के लिए दे रहा है, तो बोले ऐसी केस में यू नीड नॉट टू गेट इट अटेस्टेड। ओके, एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बोले ड्यूरेशन कितना होगा पावर ऑफ अटर्नी का? सिंपल, अगर बोले पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाया था तो वो टाइम लैप्स हो जाए तो पावर ऑफ अटर्नी खत्म हो जाएगी। पर्टिकुलर काम के लिए बनाया था, वो काम ही खत्म हो गया है तो खत्म हो जाएगी। भैया जिसने पावर दी थी या तो वो मर जाए या जिसको दी थी वो मर जाए तो भी खत्म हो जाएगी ना। अब जिसने दिया है वो भगवान को प्यारे हो गए तो काय की पावर देना है, और जिसने ली थी अगर वो प्यारे हो गए तो भी खत्म हो जाएगी। या फिर बोले क्या कह रहे हैं, डोनर रिवोक कर दे, मैंने पावर दिया आपको, सलमान ने पावर दिया रणबीर को, उसको लग रहा है कि मैं मेरी पावर को अनऑथोराइज यूज़ कर रहा है, तो वो कभी भी उसको रिवोक कर सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि राइटिंग में बना दिया तो कभी रिवोक ही नहीं कर सकते, कभी भी कर सकते हैं। एंड फोर्थ क्या कहते हैं कि बोले कंपनी के केस में पावर्स किसके पास होती है, जल्दी से बता दो। आप बोलोगे कंपनी के पास, और बेटा कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं हैं, तो अपने पावर्स जो है वो डायरेक्टर्स को देते हैं। डायरेक्टर्स को कैसे देते हैं, बोले पावर ऑफ अटर्नी से देते हैं। तो बोले बट जिस दिन कंपनी क्या हो रहा है, लिक्विडेशन में चले गई, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो हमको पता है बोले फिर तो सब काम कौन करता है, बोले लिक्विडेटर करता है। सिंपल चीज़ है, तो उस दिन बोले डायरेक्टर का पावर जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा।
4 मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए तो टाइम लैप्स हो जाए तो, काम के लिए है वो काम हो जाए तो, या फिर बोले क्या कह रहे हैं, अगर बोले डोनर डोनी में से कोई भी एक जन एक्सपायर हो गए तो, या फिर अगर डोनर जो है वो खुद रिवोक कर देता है, एंड फोर्थ कंपनी के केस में एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी एंड मार्केट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। बता दूं क्या पावर ऑफ अटर्नी रिवोकेबल है? मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही बताया। बोले हाँ इट इज़ रिवोकेबल। अभी तो आपने बोला कि अगर डोनर चाहे तो वो कभी भी क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। डेफिनेटली डोनर जो है वो बोले क्या कह रहे हैं, कभी भी अपनी पावर ऑफ अटर्नी जो है वो डोनी को दी गई है वो रिवोक कर सकता है। बट लॉ इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, इसमें भी एक्सेप्शन है। सुनो, अगर बोले क्या कह रहे हैं, हमने जो पावर ऑफ अटर्नी दी है, मतलब डोनर ने जो पावर ऑफ अटर्नी डोनी को दी है, अगर बोले उसमें डोनी का भी कुछ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अगर मेरे पास 10 घर है, सुनना, मैंने अगर आपको दिया, उनको क्या करना है, आपको मैनेज करना है 1 साल के लिए, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, ठीक है। अब आप मेरे लिए फ्री में तो करते नहीं हो ये सारे काम, है ना, मैं आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करती हूँ। तो मैंने ऐसे बोला कि इसमें से मेरी एक जो रेंटल प्रॉपर्टी है, इससे जो भी रेंट आता है ना वो आपकी सैलरी हो जाएगी। ओके, तो ऐसे केस में आपका भी इंटरेस्ट आ गया ना, मेरी पावर ऑफ अटर्नी मैंने आपको दिया, बट इंटरेस्ट आपका भी है कि आपको भी रेंट जो भी मिलता है वो आप रखते हो, है कि नहीं। तो बोले ऐसी पावर ऑफ अटर्नी भी क्या होती है, रिवोक तो होती है। बट बोले क्या कह रहे हैं, ऐसी पावर ऑफ अटर्नी जिसमें डोनर और डोनी दोनों का इंटरेस्ट है, मतलब डोनी का भी इंटरेस्ट है, तो वो पावर ऑफ अटर्नी रिवोक तो हो सकती है, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द डोनी। ठीक है, उसकी कंसेंट से ही होगी, सिर्फ डोनर अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। एम आई क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बोले पावर ऑफ अटर्नी, बोले कंपनी कैसे बनाती है? अभी मैंने बोला कंपनी देती है डायरेक्टर्स को, बट कैसे देती है? बोले ये तो बता दो। बताती हूँ। देखो, कंपनी जो है वो 2 तरह से दे सकती है। या तो वो क्या कर दे, एक डिटेल्ड बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दे, उस पर बोल दे ये पावर दिया, वो पावर दिया, वो पावर दिया, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकती है, वो स्पेसिफिकली पावर ऑफ अटर्नी बना सकती है, ठीक है। बट क्या होता है ना, देखो, अगर कंपनी बोर्ड रिजोल्यूशन से बना रही है और अगर कल को कोई क्वेश्चन उठता है किसी की पावर्स को लेकर, तो क्या होगा, बोर्ड रिजोल्यूशंस के साथ में आपको मिनट्स वगैरह और जो दूसरे लोग वहाँ प्रेजेंट थे और बहुत सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज़ चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। बट अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी से बनाया तो आप सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी बता दो, दैट इज सफिशिएंट। तो बना आप दोनों से सकते हो, बट जनरली कंपनी जो प्रैक्टिस करती है वो पावर ऑफ अटर्नी बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। ये पावर ऑफ अटर्नी का पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इसके ड्रीड्स वगैरह जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टैम्प ड्यूटी ऑन पावर ऑफ अटर्नी। तो ऑब्वियसली बोले स्टैम्प ड्यूटी किसी पे नहीं छूटती है, तो उस पर क्या छोड़ेंगे, पावर ऑफ अटर्नी जो है वो भी वो स्टैम्प पेपर के ऊपर बनती है, तो स्टैम्प ड्यूटी तो लगनी ही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, सुनो। सपोज करो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो बनती एमपी में है, ठीक है। एग्जीक्यूटर कहाँ पर था, एमपी में था। वो ऑपरेट जिस काम के लिए वो बनी गई है वो ऑपरेट कहाँ होनी है, वो राजस्थान में होनी है, ठीक है। अब बोले क्या कह रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूट एमपी में हुई है बट ऑपरेट कहाँ होनी है, राजस्थान में होनी है। सपोज करो एमपी में स्टैम्प ड्यूटी का जो रेट था वो था 5%, एग्जाम्पल। ओके, एमपी में कितना रेट था, बोले 5% था। सपोज करो राजस्थान में 6% था, तो फिर क्या करें। तो ऐसे केस में बोले क्या कहा जाता है, अगर डिफरेंस है कि यहाँ पर 5 है और हमने स्टैम्प ड्यूटी पे 5 के हिसाब से की है जहाँ पर एग्जीक्यूट किया, तो जो डिफरेंस का पॉइंट है ना, रेट है 1%, वो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर 5 की, अगर जैसे यहाँ पर 5 है और वहाँ पर राजस्थान में 4 होता, तो कहीं होता नहीं है, बट अगर सपोज करो हाइपोथेटिकली 4 होता तो कोई बात नहीं थी। बट जहाँ पर ऑपरेट हो रही है, अगर वहाँ पर ज़्यादा रेट है, तो जो भी डिफरेंस का रेट है फिर वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका, अगर बोले पावर ऑफ अटर्नी आपकी विदेश में बनी है तो स्टैम्प ड्यूटी का क्या होगा। सपोज करो हमारी देसी घर, बोले कहा प्रियंका, वो बाहर बोले विदेश में बैठी हुई है। सपोज करो वो बाहर से बोले क्या कर रही है, कोई पावर ऑफ अटर्नी बना के भेज दिया कि इंडिया में उसका काम कौन देख रेख करेगा, ठीक है। तो ऐसे में बोले क्या कह रहे हैं, अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी फॉरेन से आ रही है तो क्या कह रहे हैं, इंडिया में आने से, जब से आई है उससे विदिन 3 मंथ्स के अंदर उसको स्टैम्प ड्यूटी जो है उस पर पे हो जानी चाहिए। और अगर फॉरेन से आई है तो इंडिया में आप कहीं पे भी उसको पे करवा लो,
ठीक है, मतलब अगर सपोज करो आज बनी और आज से 10 साल बाद आई, तो भी आने से, अब आज से 10 साल बाद का तो मुझे नहीं पता, खैर छोड़ो। अगर बोले क्या कह रहे हैं आज से 10 साल पहले बनी थी और आज आई है, हाँ, तो भी क्या कह रहे हैं आपको, बोले 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, उसका आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बताओ, क्या प्रॉक्सी भी बोले क्या कह रहे हैं पावर ऑफ अटर्नी होती है क्या? मैं बता दूं, सिंपल सी चीज़ें बोले होती है, और नहीं तो क्या। बट ये सिंपल सी बात है, ये भी क्योंकि इसमें भी क्या है, पावर ही दिए जाते हैं, तो इस पर भी बोले स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, बट इस पर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कंपनी वहीं से पे करके भेजती है, 1 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पावर ऑफ अटर्नी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बोलना आपको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि यहाँ पर आपको रिसाइटल जो है, देखो क्या लिखा था, रिगार्ड मस्ट बी हैड टू द रिसाइटल्स। इट मीन्स अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो ऑब्वियसली आप ऑपरेटिव पार्ट तो देखते ही हो, बट पावर ऑफ अटर्नी का रिसाइटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सपोज कर लो, बोले ऑपरेटिव पार्ट में क्या लिखा है कि जनरल पावर्स दी जा रही है कि मिस्टर ए जो है वो सलमान के बिहाफ पे सारे काम करने वाले हैं, ये जनरल पावर तो दी है, बट रिसाइटल में क्या लिखा है कि सलमान जो है वो विदेश जा रहा है। इट मीन्स रिसाइटल से समझ में आ जाएगा कि जनरल पावर एक्सेस करनी है, बट सिर्फ तब तक के लिए एक्सेस करनी है जब तक कि वो विदेश में है, वो आ जाएगा उसके बाद थोड़ी ना करते रहोगे। ठीक है, तो रिसाइटल को आपको कंसिडर करना है, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड ये कह रहे हैं कि जब स्पेशल पावर दी है, बट अगर बोले वहाँ पर जनरल वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब जनरल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावर ऑफ अटर्नी बोले क्या हो जाएगी, जनरल हो जाएगी। इट मीन्स सपोज करो, बोले क्या कह रहे हैं, सलमान के बोले 2 घर है, एक बैंड्रा में एक जूहू में है। उसने पावर आपको सिर्फ किसका दिया था, बैंड्रा वाले घर बेचने के लिए दिया था। ठीक है, पूरी पावर ऑफ अटर्नी बनाई, आखिरी में लिख दिया कि बैंड्रा वाला घर बेचने के लिए जो भी सारे और बाकी काम लगते हैं, जो भी एक्ट आपको ज़रूरी हो वो कर लेना, बस एक घर बिकवा देना अच्छे से। तो उसने नीचे जनरल क्लॉज तो लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जनरल पावर ऑफ अटर्नी बोल दिया। उसने ये नहीं बोला है कि मेरे जितने घर है मेरे सारे घर बेच देना, नहीं, बेचना तो आपको बैंड्रा वाला ही है। ठीक है, देखो नीचे आपको वापस इसको समराइज किया है। पहला क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिव पार्ट जो है वो कंट्रोल्ड होगा फ्रॉम रिसाइटल। अथॉरिटी बोली थी एक पर्टिकुलर या स्पेशल काम करने के लिए, जनरल वर्ड से, तो जनरल वर्ड बोले रेस्ट्रिक्टेड है टू दैट स्पेशल पावर ओनली, ओके, दैट बैंड्रा वाला घर ओनली। जनरल वर्ड्स डू नॉट कन्फर जनरल पावर्स, सिंपल सी बात है, जनरल वर्ड्स जनरल पावर दे जरूरी नहीं है, वो स्पेशल कामों के लिए भी हो सकते हैं सिर्फ। एंड लास्ट क्या कह रहे हैं, पावर ऑफ अटर्नी को सारे काम करने हैं जो कि इंसिडेंटल हो स्पेशल पावर के साथ में। इंसिडेंटल मतलब क्या होता है, रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आपको जो केस लॉ दिया ना, बैंक ऑफ बंगाल वर्सेस रामनाथन चैटी, मैक इट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ एग्जाम में। इसमें ये बताया गया कि पावर ऑफ अटर्नी को आप जब भी कंस्टिट्यूट करोगे, इट शुड ऑलवेज बी विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपको अपना अटर्नी बना दूँ और मैं ये बोलूँ कि सिर्फ मेरे लिए रिलायंस के शेयर्स खरीदना, तो आप ये डीम्ड नहीं मान सकते कि आप मेरे लिए डिबेंचर्स भी ले सकते हो रिलायंस के। मैंने तो सिर्फ शेयर्स का बोला था ना। मैंने अगर आपको इन्वेस्ट करने को बोला है तो मैंने ट्रेडिंग का थोड़ी ना बोला है, तो ट्रेड नहीं करने लग जाओगे, फिर इम्प्लाइड नहीं समझ सकते। इट मीन्स पावर ऑफ अटर्नी में जितना लिखा है, जो लिखा है, एग्जैक्ट लिखा है, आपको उसी को कंस्ट्रक्शन करना है। आप कुछ भी अपने मन से इम्प्लाइड नहीं मान सकते हो कि शेयर्स बोला तो क्या है, डिबेंचर्स भी परचेस कर सकते हैं, नो, यू कांट डू दैट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। तो ऑब्वियसली बोले रजिस्ट्रेशन पार्टनर पावर ऑफ अटर्नी का बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है, इसका अटेस्टेशन कंपल्सरी नहीं है, बट सुनो, इसका रजिस्ट्रेशन तो कंपल्सरी नहीं है, बट एक्सेप्शन है ना लॉ में। बोले क्या कह रहे हैं, अगर एक ऐसी पावर ऑफ अटर्नी बनी है जिससे डोनी भी वहाँ पर क्या करता है, जो रेंट रिसीव करने के लिए बना है, क्लॉज है, जो मैंने अभी आपको जैसे एग्जाम्पल दिया था, तो बोले उस केस में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, नंबर 1। सेकेंड, अगर क्या कह रहे हैं, अगर कहीं पे चार्ज क्रिएट किया गया है तो, फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने बैंक से कुछ लोन ले रखा है, बैंक मुझे क्या बोलती है, आप अपनी किसी प्रॉपर्टी पे हमको चार्ज क्रिएट करके दो, तो ऑब्वियसली बैंक ने बोला तो मुझे तो देना ही पड़ेगा, तो मैंने दे दिया। अब अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट एक्सेस करना है तो बैंक तो नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति से एक्सेस करना है वो बोलेगा आप थोड़ी ना, हम तो आपको जानते ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो सलमान की है। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे केस में मैं बैंक को पावर ऑफ अटर्नी भी बना के देती हूँ। ठीक है, तो बोले जहाँ पर या तो कोई चार्ज क्रिएट हुआ है या फिर जो रेंट रिसीव करने के लिए बना है बाय डोनी, उन पावर ऑफ टर्नी को आपको रजिस्टर कराना है। अदरवाइज तो क्या कह रहे हैं, आपको रजिस्टर कराना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और देखो यहाँ सबको इम्प्लाइड ये भी पता चल रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर जब दोनों ही जगह बोले क्या हो गया, डोनी का इंटरेस्ट आ गया, इट मीन्स ये रिवोकेबल होगी। ठीक है,
मतलब इसको रिवोक नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको दिया है दैट इज़ लेटर ऑफ अथॉरिटी। सिंपल सी चीज़ है, ये पावर ऑफ अटर्नी जैसे ही होता है, बस ये है कि स्टैम्प पेपर पे ना बन के प्लेन पेपर पे बन जाता है। ये जनरली दिया जाता है लाइक कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना है, किसी को कुछ भेजना है, ठीक है, जैसे ऑफिस में होता है ना, ऑफिस बॉय के साथ आप भेज देते हो तो आप उसको एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दे देते हो, वही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज विल। विल मतलब क्या, आप बोलेंगे वसीयत, हमको पता है, हमने सब हिंदी मूवीज देख रखी है, वेरी नाइस बेटा, वो तो सिर्फ मीनिंग है वसीयत, बट विल होता क्या है। मैं कल को भगवान के पास चली गई, अब मुझे डर है बाद में मेरे बच्चे जो है वो लड़ेंगे, एक दूसरे को काट मार खाएंगे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसे लड़ने बैठेंगे तीनों के तीनों, है ना, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो ऐसे में क्या होता है, विल मतलब क्या, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा पेपर जिस पे मैं लिख के पहले ही चली जाऊंगी कि ये प्रॉपर्टी इसको दे देना, ये प्रॉपर्टी इसको दे देना, ताकि बाद में लड़ाई ना हो। तो विल मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं क्या करती हूँ, जिसको मैं पहले जिस पे लिख देती हूँ कि मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो किसको जाएगी। तो किसको जाएगी कहाँ पर लिखा जाता है, जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है उसको बोला जाता है विल, उसको क्या बोला जाता है, वसीयत, ठीक है। इसमें स्पेशल चीज़ ये होती है कि प्रॉपर्टी जाती तो है बट व्यक्ति के मरने के बाद में जाती है, मतलब जिसने बनाया है एग्जीक्यूटर, वो जब मर जाएगा ना तभी प्रॉपर्टी मिलेगी, आप कितनी भी दुआ करो उसके मरने की, जीते जी तो मिलने नहीं वाली है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं, विल मतलब विल में दो पार्टीज होंगी, एक जो कि आपके सक्सेसर्स होंगे जिनको आप देके जा रहे हो, जो भी मतलब क्लेमेंट होंगे, बेनिफिशरीज होंगे, एंड जो बनाता है ना विल को उसको बोला जाता है टेस्टेटर, ओके। तो क्या कह रहे हैं, इसमें विल में इंटेंशंस बताते हैं, इसमें डिक्लेयर किया जाता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है, विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ, कि उसके मरने के बाद वो किसको चली जाए, ठीक है। आगे बोले विल के आपका जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है उसमें क्या बोल रहे हैं कि विल में कॉडिसिल को इंक्लूड किया जाता है। अब कॉडिसिल क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझो, मैं जब 50 साल की हुई तो मेरे को लगा अपनी तो हेल्थ हैबिट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं, अपन तो बस 1-2 साल के और मेहमान हैं, तो मैंने विल बना दिया, ठीक है। तो उस समय पे जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने सबको बांट दी, बट अब भगवान की दृष्टि इतनी रही कि मैं 30 साल और जी ली। अब जब 30 साल और जी ली हूँ तो ऑब्वियसली और प्रॉपर्टी भी एक्वायर करी होगी ना मैंने, तो ये जो बीच में मतलब विल तो मैंने बना ली थी, फिर मैंने और प्रॉपर्टी एक्वायर करी, मैं अब उसको भी क्या करना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ, लिख के देना चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद इसको इसको दे देना। तो कॉडिसिल्स मतलब जो बाद में प्रॉपर्टी ऐड ऑन हो रही है और उसके लिए आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हो वो कॉडिसिल होता है। ये इस यहाँ पर हमने पहले वाले विल को रिवोक नहीं किया, हमने उससे में क्या कर दिया, ऐड ऑन करते जा रहे हैं, तो जो आप ऐड ऑन करोगे उसको कॉडिसिल बोलेंगे, और ये भी क्या होता है, ये विल का पार्ट ही होता है, ठीक है। इसको विल ही माना जाता है, बिल्कुल जैसे विल को ट्रीट किया जाएगा वैसे ही कॉडिसिल को ट्रीट किया जाएगा। एम आई क्लियर, ओके। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विल के, पहली बात तो क्या कह रहे हैं, विल जो है वो आपके इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार बनना चाहिए, ऑब्वियसली हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सेकंड क्या कह रहे हैं आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे सकते हो ना, जो मेरे पास है वही तो मैं किसी और को दे सकती हूँ, विच ही विशेस टू बीक्विथ, बीक्विथ मतलब किसी और को देना, तो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, मैं तो नहीं कह सकती कि जाओ ऋतिक की प्रॉपर्टी दे दो, अमिताभ की प्रॉपर्टी दे दो, जलसा को दे दो, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द डिक्लेरेशन मस्ट बी टू द इफेक्ट दैट इट ऑपरेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, ऑपरेट हमेशा बोले टेस्टेटर के मरने के बाद में ही होगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बोले ऑब्वियसली विल जो है वो रिवोकेबल होती है, डी पॉइंट में क्या लिखा है, विल जो है वो ऑब्वियसली हमेशा रिवोकेबल होगी। अगर ऐसी कोई विल लिखी है ना जिसमें क्या कह रहे हैं वो रिवोकेबल है तो मान लेना वो विल ही नहीं है, क्योंकि बोले क्या कह रहे हैं, वैसे ही इंडिया में बोले बच्चे मम्मी पापा को छोड़ देते हैं बोले यहाँ वृद्धाश्रम वगैरह में, सिंपल सी चीज़ें रिवोकेबल क्यों होती है, सपोज करो आपकी फैमिली मेम्बर्स ने आपको मार पीट के बनवा लिया है विल, ठीक है, जानबूझ के आपसे उस पर सिग्नेचर या अंगूठा लगवा लिया है और लिख भी दिया कि वो रिवोकेबल नहीं है, तो फिर तो क्या करेंगे, वो आपको खाना पीना देना बंद कर देंगे और आप रिवोक भी नहीं कर पाओगे, इसलिए विल जो है वो हमेशा क्या होती है, रिवोकेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विल जो आप कभी भी ऑल्टर कर सकते हो, ओके, रिवोक भी कर सकते हो, ऑल्टर भी कर सकते हो, सिर्फ चेंज करना चाहते हो तो। एंड लास्ट के कह रहे हैं विल जो है इट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इन राइटिंग, ठीक है, ऑलवेज बी इन राइटिंग, इसका एक एक्सेप्शन है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बोले विल बना कौन सकता है, बोले विल जो है वो कौन बनाएगा, तो हमको पता है, बोले सिंपल सी चीज़ है, एक व्यक्ति जो है सब साउंड माइंड का है और जो माइनर नहीं है सिर्फ वही क्या कर सकता है, वो विल को बना सकता है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहे हैं, एक मैरिड वुमेन भी बना सकती है बिल्कुल वैसे जैसे कि वो अनमैरिड है। थर्ड क्या कह रहे हैं, एक डेफ डम या ब्लाइंड व्यक्ति भी है वो भी विल बना सकते हैं ना, सपोज करो उनके हैंड नहीं है
बट वो अपनी विल तो बनवा ही सकते हैं, किसी और से लिखवा सकते हैं, उनको दिखता नहीं है बट वो किसी और से लिखवा तो सकते हैं ना। तो वो भी बोले क्या करें, विल जो है वो बना सकते हैं। आगे देखो एक्सप्लेनेशन 3 में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बोले क्या कह रहे हैं, साउंड माइंड मतलब बोले कौन व्यक्ति, बोले जो बनाते टाइम इस मेंटल स्टेट में हो कि उसको पता हो वो क्या कर रहा हो, तो बोले वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, बोले कि ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मली तो बोले क्या कह रहे हैं नॉर्मल रहता है, बट बोले क्या कह रहे हैं वो अगर कभी कभी अबनॉर्मल हो जाता है तो वो तो विल नहीं बना सकता। बट बोले कि ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मली तो अबनॉर्मल रहता है बट अगर वो विल बनाते समय नॉर्मल था तो वो विल बना सकता है। मतलब विल बनाते समय वो सही उसका मेंटल स्टेट था क्या, अगर अच्छा था तो वो विल जो है वो बिल्कुल बना सकता है, भले वो नॉर्मली एबनॉर्मल हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति बोले जो क्या बहुत नशा करता है, नहीं करते हो ना आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो बोले जो ऐसा व्यक्ति बोले जो क्या कह रहे हैं जो बहुत ही नशा करता है, हमेशा उसमें ही बैठा रहता है, ठीक है इंटॉक्सिकेशन है बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा, तो बोले वो तो नहीं बना सकता। बट अब हमेशा तो नशे में नहीं बैठा रहेगा ना, वो नींबू पानी पिएगा, वो सोडा पिएगा, उसका नशा उतर जाएगा, तब बोले वो विल बना सकता है। बट वो नशे की हालत में तो बोले कोई व्यक्ति जो है वो विल नहीं बनाएगा, या फिर अगर वो इतना बीमार है कि उसको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है तो वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है तो वो भी विल जो है वो नहीं बना सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है टाइप्स ऑफ विल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विल, दैट इज प्रिविलेज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड। अब पहले मैं आपको बता दूं प्रिविलेज्ड विल क्या होता है, तो बोले वर्ड से समझ में आ रहा है, मतलब कोई ना कोई तरह का प्रिविलेज दिया गया है। अब प्रिविलेज ये दिया गया है कि अभी मैंने आपको एक एसेंशियल कैरेक्टर जो विल का बताया था वो ये था कि इट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, बट इसका एक एक्सेप्शन है और वो यही है कि किसी को प्रिविलेज दिया गया है कि वो चाहे तो राइटिंग में न करे। अब किसको दिया गया है तो सुनना, बोले ऐसे व्यक्ति जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं ना, जो बाउंड्री पे वहाँ पर खड़े हुए हैं हमारे लिए, उनको ये प्रिविलेज दिया गया है क्या कि अगर वो चाहे तो अपना विल जो है वो ओरली भी बना सकते हैं। आप बोलोगे ऐसे क्यों, क्योंकि बेटा उनके पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो विल बनाए फिर रजिस्टर के पास जाए उसको रखवाएं वहाँ पर, नहीं, वो वहाँ पर अगर ऐसा करने बैठे कि वो लिखित में बना ये करे, उधर से अगर बंदूकें चालू हो गई तो उनके पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग की टाइम तो हमारे पास भी नहीं है, हम भी तो कितना बिजी है, बट आपको देश की सेवा नहीं कर रहे हो, ठीक है, इतना बड़ा भारी काम नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो प्रिविलेज है सिर्फ उन लोगों को दिया गया है जो कि वहाँ पर बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, मैरिनर है, तीनों में, ठीक है, लैंड वाटर और स्काई, जहाँ पर भी जैसे भी आप देश को प्रोटेक्ट कर रहे हो उन लोग को ये है प्रिविलेज कि वो चाहे तो बोले क्या करें वो ओरल बना रहे हैं। और अगर बोले क्या कह रहे हैं एक ऐसा विल जो कि उन्होंने बनाया तो राइटिंग में है बट अगर वो खुद की हैंड राइटिंग में मतलब खुद ने ही लिखा है, किसी और से लिखवाया भी नहीं है, तो ऐसा विल तो बोले क्या कह रहे हैं साइन नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे सपोज करो विल लिख रहे थे, इतने में बंदूक चालू हो गई, साइन करने का टाइम ही नहीं मिला, तो भी वो विल क्या है वो वैलिड ही कहलाएगी। ठीक है, अब बोले अनप्रिविलेज्ड विल क्या है, सिंपल, जो प्रिविलेज नहीं वो अनप्रिविलेज्ड विल है, जो हम लोग बनाते हैं वो अनप्रिविलेज्ड विल है। ठीक है, नेक्स्ट है ना मैं आपको आगे का टॉपिक बताती हूँ, बट उसके पहले यहाँ पर दो, आप अगले पेज पे आ जाओ, हमारा टॉपिक दिया प्रोबैट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पहले हम वो पढ़ते हैं वो क्या होता है तो सुनो। अब बोले क्या कह रहे हैं, सपोज करो विल तो बना गए पिताजी कि मेरे बच्चों को इस तरह से बोले ज़्यादा जो है वो बांट देना, ठीक है। अब जब पिताजी भगवान के पास चले गए तो क्या बस ऐसे ही बांट लेंगे उनके जाने के बाद, नहीं, उसके बाद क्या होता है विल में ना एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो कि एग्जीक्यूटर कहलाता है। एग्जीक्यूटर मतलब बोले मरने के बाद ये व्यक्ति जो है वो विल को क्या कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा। वो व्यक्ति कोर्ट के पास जाता है, वहाँ पर सब बताता है कि देखो मिस्टर डैश 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 थे, ये एक्सपायर हो गए, इनका डेथ सर्टिफिकेट है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो करता है और बोलता है कि मेरे को एग्जीक्यूटर बनाया है तो अब मेरे को परमिशन दो इस विल को एग्जीक्यूट कराने की। तो कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ लो अब आप इस विल को क्या करा लो, एग्जीक्यूट करवा लो। उस सर्टिफिकेट को कहा जाता है प्रोबैट। क्या कहा जाता है, प्रोबैट। ये एग्जीक्यूटर घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। 4 बच्चे थे, चारों में से एक को एग्जीक्यूटर बना सकते हैं पिताजी, या तो बोले कहीं बाहर वाले को बना गए थे, किसी वकील को बना गए थे, डिपेंड करता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, बट आपको विल को एग्जीक्यूट कराने के पहले कोर्ट से परमिशन प्रोबैट लेना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज प्रोबैट। नाउ सेकेंड इज लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बोले क्या होता है, सपोज करो बोले क्या कह रहे हैं पिताजी विल तो बना के गए थे, वसीयत तो बना के गए थे, बट बोले जो एग्जीक्यूटर का नाम बताना था ना वो बताना भूल गए, वो नहीं लिख पाए। तो वैसे भी क्या होगा जब वो एक्सपायर हो जाएंगे तो बोले हमको तो एग्जीक्यूट कराना है, हम तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब जायदाद हमारे हाथ में आए ऐसा, तो बोले है ना एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराए कैसे, तो सपोज करो कि 4 भाई हैं एग्जाम्पल, ठीक है, तो जो भी बेनिफिशरीज है ना उनमें से कोई भी बोले क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ एज एन एग्जीक्यूटर अप्लाई करने के लिए कि आप मुझे क्या कर दो, एग्जीक्यूटर बना दो।
ठीक है। तो बाकी के बोले आप क्या बोलोगे, जो भी बेनिफिशियरीज है, जो भी क्लेमेंट है, वो एनओसी भी तो ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति जो जा रहा है कोर्ट में अप्लाई करने के लिए एग्जीक्यूटर बनने के लिए, पहले वो सारे बेनिफिशियरीज से एनओसी ले लेगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मैं एग्जीक्यूटर बन जाऊँ तो, वरना कल को कोर्ट ने तो एग्जीक्यूटर बना दिया, फिर बाकी के बेनिफिशियरी फिर क्या कर रहे हैं, फिर वो ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं। तो इसलिए पहले उनसे क्या कर लो, एनओसी ले लो, फिर कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट को बोलो कि हम एग्जीक्यूटर बनना चाहते हैं, ये वसीयत है, बट हमारे जो पिताजी थे उन्होंने बोले एग्जीक्यूटर किसी को अपॉइंट नहीं किया। ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे देगी और आपको एग्जीक्यूटर जो है वो बना देगी, फिर आप एग्जीक्यूट कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस जहाँ पर विल तो बनाई थी बट एग्जीक्यूटर का नाम नहीं था। अब सपोज करो बोले क्या कह रहे, विल ही नहीं बनाई है तो फिर क्या करें, तो भी बोले पिताजी चले गए, उसके बाद हमको ज़्यादा चाहिए, तो बोले हम क्या करेंगे, तो बोले सिंपल सी चीज़ है, फिर भी हम कोर्ट में जाएंगे, बताएंगे कि वो जो डाय, वो जो शांत एक्सपायर हुआ है वो इंटेस्टेट हुआ है। इंटेस्टेट मतलब क्या, देखो क्या लिखा है, डाय इंटेस्टेट, इट मीन्स वो विदाउट मेकिंग अ विल वो क्या हुए, एक्सपायर हुआ है, तो आप हमको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, फिर कोर्ट आपको वो दे देगा, फिर आप एग्जीक्यूट करवा लीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे एग्जीक्यूटर बोलेगा वैसे वैसे बढ़ जाएगा। आप बाद में जो दूसरे बेनिफिशियर्स है वो अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं देंगे क्योंकि आपने पहले एनओसी दे दिया। ठीक है, तो दिस इज लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जहाँ से हमने छोड़ा था पहले टॉपिक, आप वहीं पे आ जाओ, दैट इज लैंग्वेज, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। तो लैंग्वेज तो पहली बात है कि विल आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो आप मराठी में बना सकते हो। आप 70 साल में विल बना रहे हो तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी जाओ पहले हिंदी इंग्लिश सीख के आओ, नहीं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बना लीजिए। आप गुजरात में रहते हो, गुजराती में बना सकते हो, एनी लैंग्वेज। बट द थिंग इज दैट माना आप शशि थरूर हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, बट वहाँ पर ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करना जो किसी को समझ नहीं आए। ज़्यादा टेक्निकल हमको नहीं जाना है, नॉर्मल लिखना, इजी लिखना कि एक बार पढ़ते से ही समझ में आ जाए, वरना एक भाई तो कुछ और समझ रहा है और एक बेटा कुछ और ही समझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रही है, विल के रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, तो बोले विल का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है, वो ऑप्शनल होता है। देखो विल बनने के बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो बोले क्या करो, रजिस्ट्रार के पास जाके आपको उसको रजिस्टर करवा दो, ऑप्शनल है, करवाना है तो करवा दो, एक फीस पेमेंट करो, रजिस्टर करवा दो। या तो बोले आप लोग क्या कर सकते हो, बना लो विल और आप रजिस्टर मत कराओ, रजिस्टर के पास जाके सिर्फ क्या कर दो, रजिस्टर के पास जाके उसको सबमिट कर दो, उसको क्या कर दो, जमा कर दो। जब आप जाते हो ना रजिस्टर के पास ऐसे डॉक्यूमेंट ये विल जमा करने के लिए, तो क्या होता है, आपको एक वाइट पेपर एनवेलप रहना रहता है, उसके अंदर आप विल रखते हो, उस पर आप अपना नाम एड्रेस लिखते हो, उस पर आप एक्सप्रेसली लिखते हो कि एक विल है, ये एक वसीयत है। उसके बाद में आप उसको ले जाते हो रजिस्ट्रार के पास में, फिर आप रजिस्टर को देते हो, रजिस्टर उसको एक फायर प्रूफ बॉक्स में रखता है ताकि उसको कुछ नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद में रजिस्ट्रार के पास में अपना एक इसके लिए एक वो होता है, क्या होता है यार, रजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें क्या कर देता है, एंट्री कर देता है। ठीक है, तो या तो आप रजिस्ट्रार करा लो या फिर पैसा डिपॉजिट कर दो। अब अगर सपोज करो आपकी विल बन गई है बट आप दोनों ही काम नहीं कर पाए हैं, आपकी विल तो बन गई, आपने रात को 10 बजे विल बनाई, आपको रात को ही हार्ट अटैक आ गया, तो बोले हम तो ना तो रजिस्टर कर पाए ना सबमिट कर पाए, तो भी बोले क्या करिए, ऐसी विल जो है वो वैलिड रहेगी। ठीक है, इस पर आपको केस लॉ आ सकता है फर्स्ट। सेकंड आपको केस लॉ ये आ सकता है कि सपोज करो आपने विल, आपको रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, बट अगर आपने रजिस्टर करा ली तो क्या आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसको रिवोक नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, बट ऐसा नहीं कि रजिस्टर करा लिया तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते, तभी वो रिवोकेबल रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो विल का एक जनरल नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया है, दैट इज आप विल को कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, इसके लिए आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। द वेरी फर्स्ट इज दैट इज कार्डिनल मैगजीन। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, सपोज करो विल जो है वो एकदम प्रॉपर बनी है, उसमें सब कुछ एकदम क्लियर लिखा हुआ है, तो जब सब कुछ क्लियर लिखा है ना, तो कोर्ट को बोले ऐसे में क्या कह रहे हैं, अगर कल को विल को इंटरप्रेट करती है तो कोर्ट को अपने अजम्पशंस या फिर बोले कोई स्पेक्यूलेशंस या कंजेक्चर्स नहीं करना चाहिए कि अरे ऐसे क्यों हुआ, इसको क्यों दे दिया। अगर सपोज करो पिताजी ने एक ही बेटे को दिया तो कोर्ट वो बैठ के नहीं सोचेगी दूसरे को क्यों नहीं दिया, ये तो गलत हो गया, नहीं, जैसा लिखा है अगर वो एक्सप्रेसली लिखा है और बिल्कुल प्रॉपर है तो फिर कोर्ट को क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना दिमाग मत लगाओ। बट अगर क्या कह रहे हैं तो ये काम जब कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं। सेकंड क्या कह रहे हैं, रिलेवेंट कंसिडरेशन, इट मीन्स व्हाट, अगर बोले क्या कह रहे हैं विल में किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी है तो वहाँ पर कोर्ट फिर अपना काम करेगी, जो जज है वो अपने आप को टेस्टेटर की जगह पे रखेगा और फिर वो देखेगा कि अगर वो उसकी प्लेस पे होता तो क्या वो इसी तरह से करता जैसे कि विल बनी हुई है,
और फिर वो बाकी के सराउंडिंग से भी क्या कर सकता है, देख सकता है, प्रूफ ले सकता है, एविडेंसेस ले सकता है और फिर इंटरप्रेट कर सकता है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में, न्यू वालों के सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं ना कि आपके रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में लिखा है कि अगर एम्बिग्विटी नहीं है तो जो डीड में लिखा है वही वैलिड है, बट अगर एम्बिग्विटी है तो आप आसपास के सराउंडिंग्स भी देख सकते हैं। ठीक है। थर्ड आपका अवॉइडेंस ऑफ इंटेस्टेसी है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो, एग्जाम्पल देती हूँ, बोले दो भाई हैं, अंबानी ब्रदर्स से, ओके, मुकेश जी और अनिल जी। हाइपोथेटिकली सपोज करो धीरू भाई अंबानी जो है जब वो एक्सपायर हुए, सपोज करो अनिल अंबानी कोर्ट में जाके कहते हैं क्या कि पिताजी ने वसीयत नहीं बनाई है, मुकेश अंबानी क्या कह रहे हैं, वसीयत बनाई है। तो ऐसे में अवॉइडेंस ऑफ इंटेस्टेसी मतलब क्या होता है कि जब भी अगर ऐसा कोई केस आ रहा है जहाँ पर कि एम्बिग्विटी ये है कि विल बनाई है या नहीं बनाई है, विल बनाई है तो ठीक है, अगर नहीं बनाई है तो उसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इंटेस्टेट, ठीक है, इंटेस्टेसी बोलते हैं। तो ऐसे केस में बोले जो इंटेस्टेसी वाला पॉइंट है उसको हमेशा अवॉइड किया जाता है, मतलब कभी भी ये नहीं मानेंगे कि विल नहीं बनाई है। अनिल जो बोल रहा है कि बोले विल नहीं बनाई है वो नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि मुकेश भाई बोले हाथ में पेपर लेके घूम रहे हैं ना कि ये रे विल, ये रे विल, तो जब लेके घूम ही रहा है तो मना कर नहीं सकते हो आप। ठीक है। तो हमेशा बोले क्या कह रहे हैं, ये माना जाएगा कि विल जो है वो बनाई ही गई है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने ये मान लिया कि हाँ विल बनाई है मतलब मुकेश भाई सही कह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर मतलब वो जो विल है वो सही होगी, जेन्युइन होगी। एट द फर्स्ट इंस्टेंस आपने ये मान लिया कि विल जो है वो बनाई है, अवॉइड किया इंटेस्टेसी को, बट फिर आगे कोर्ट अपना काम करेगी, वो देखेगी कि क्या एक्चुअली में ये जेन्युइन विल है। फिर अगर कोर्ट को हाँ सही लगता है कि जेन्युइन विल है, मुकेश भाई सही कह रहे थे, तो ही फिर वो प्रोबेट वगैरह जो है वो देंगे। बट अदरवाइज तो बोले क्या कह रहे हैं, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे तो मान लिया जाएगा कि विल जो है वो बनी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट शुड बी गिवन टू एवरी डिस्पोजिशन। बोले विल में क्या कह रहे हैं, हर डिस्पोजिशन को कोर्ट जो है वो इफेक्ट देगा, कंसिडर करेगा, बट अनलेस एंड अदरवाइज क्या कह रहे हैं, वो किसी लॉ को क्या करे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करे। ऑब्वियसली देयर शुड बी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन विद द लॉ आपका विल का। ठीक है। इसलिए आप अपने क्या करें, आप एडवोकेट्स वगैरह की मतलब उससे विल बनाइए, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल की सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए। ओके, आई जस्ट स्टक ना विद द वर्ड, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, दैट द लेटर पार्ट और लास्ट वर्ड जो है वो प्रीवेल करेगा इन केस ऑफ एनी रिपेग्नेंसी। इट मीन्स अगर विल में बोले दो क्लॉज है और फर्स्ट क्लॉज और अगर 8th क्लॉज में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो ऑब्वियसली माना जाएगा जो बाद में लिखा है बोले क्या कह रहे वही क्या है वो वैलिड होगा। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर सपोज करो आपने ऊपर लिख दिया था मैं बड़े बेटे को देना चाहता हूँ, आपने 8 पॉइंट में लिखा मैं यानी प्रॉपर्टी छोटे बेटे को देना चाहता हूँ, इट मीन्स बाद में आपका इंटेंशन बदल गया था, आप छोटे को देना चाहते थे, तो बाद वाला ही हमेशा प्रीवेल होगा। बाद के वर्ड्स प्रीवेल करते हैं, बाद का क्लॉज प्रीवेल करता है और हमेशा जो सबसे लास्ट वाली विल होती है ना वही प्रीवेल की जाती है। ठीक है। ये होता है आपका विल का कंसेप्ट। इसकी जो आपकी जो विल्स वगैरह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज रेलिंक्विशमेंट डीड। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जाम्पल से। सपोज करो बोले सलमान खान है, अब बोले मिस्टर सलमान खान क्या करते हैं, सपोज करो अपने छोटे भाई सोहेल खान को क्या करते हैं, एक बार एक लोन देते हैं। ठीक है। वो उनसे बोरो करते हैं, उसको लोन दे देते हैं। अब बोले दे तो दिया, बोले 3 साल हो गए, बोले सोहेल तो बोले मुंह छुपाने लग गया है, सामने ही नहीं आ रहा है, कहीं पार्टी में मिलता है तो सामने नहीं आता है कि बोले सलमान खान बोले भैया मेरे से पैसे ना मांग ले। ठीक है। 3 साल हो गए। अब एक दिन सलमान बोले अपनी मम्मी के साथ बैठे थे तो मम्मी बोलती है क्या, चल छोड़ दे, बोले अब तेरा छोटा भाई तो है। सलमान बोलता है चलो ठीक है मैं माफ़ कर देता हूँ, उससे पैसा अब लेता ही नहीं हूँ, बोले वैसे ही मेरे से मुंह छुपाते रहता है, घर आना ही छोड़ दिया उसने तो। ठीक है। तो ऐसे में सलमान खान क्या कर रहे हैं, जो सामने वाली की लाइबिलिटीज़ थी उसके जो उसके प्रति दायित्व थे उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको रेलिंक्विश कर रहे हैं। ठीक है। तो मिस्टर खान सलमान खान जो है वो बन जाएंगे रिलीज़र और सोहेल खान जो है वो बन जाएंगे रिलीज़ ही, क्योंकि उसको रिलीज़ कर रहे हैं और जो कर रहा है उसको बोला जाएगा रिलीज़र। तो ये 2 पार्टीज हो गई। और अगर वो अपने सामने वाले रिलीज ही को सारे जो भी लाइबिलिटीज़ है ख़त्म कर रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, रेलिंक्विश कर रहे हैं। और जो ख़त्म करने के लिए डीड बनाई जाएगी उसी को बोला जाता है रेलिंक्विशमेंट डीड। आप बोलोगे ओरली ख़त्म कर सकते थे ना बेटा, दिया था जब लोन तो राइटिंग में दिया था, प्रॉपर्टी थी राइटिंग में दी थी। अब बोले जब खत्म कर रहा है तो बोले क्या करेंगे, वो भी तो राइटिंग में ही करना पड़ेगा, जो चीज़ ऐसे बनती है वो वैसे ही हमेशा खत्म होती है। ठीक है। तो बोले इसको खत्म करने के लिए जो डीड बनती है वो होती है रेलिंक्विशमेंट डीड। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ओके। बट अब सपोज करो बोले अगर सलमान खान ने जो लोन दिया था सोहेल को, अगर बोले वो उसने अरबाज के साथ में मिल के दिया था, इट मीन्स बोले देने वाले 2 थे और अगर लेने वाला एक ही था, मतलब अगर किसी केस में रिलीजर एक से ज़्यादा हो
तो सिर्फ बोले सलमान जो है वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, उसको जो बाकी के उसके साथ के रिलीजर्स हैं, जो बाकी जो देने वाले थे लेंडर, उनको उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी कंसेंट लेना पड़ेगी, फिर ही वो क्या कर सकता है, वो रिलीज़ कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर अरबाज भी हाँ कर दे तो ही बोले सलमान जो है वो सोहेल को रिलीज़ कर सकता है। तो बोले क्या कह रहे हैं, जितने भी रिलीजर्स हैं उन सबकी कंसेंट भी ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, रिलीज डीट जो है वो हमेशा राइटिंग में बनी जाएगी रिलीजर्स के द्वारा। चाहे तो बोले आप इसका डीट पूल बना लो, चाहे तो आप डीट पोल बना लो। पोल क्यों बना लो, क्योंकि जो रिलीजर्स हैं उनकी तो सिग्नेचर ज़रूरी है, क्योंकि रिलीज़ वो कर रहे हैं। रिलीज़ ही नहीं करे, वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने तो चलेगा, बट चाहे तो आप उसको बना सकते हो, तो आप पूल भी बना सकते हो, पोल भी बना सकते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि अगर बोले क्या कह रहे हैं, अगर आप रिलीज डेट बना रहे हो, मतलब अगर रेलिंक्विशमेंट डेट बना रहे हो, रेलिंक्विश मतलब क्या, रिलीज़। ठीक है, तो अगर आप रिलीज डेट बना रहे हो तो जब आपने दिया था, जब ओरिजिनल डेट आपने जो बनाई थी उस पर ऑब्वियसली आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की थी, तो बोले अब रिलीज़ करते टाइम भी क्या कह रहे हैं, आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, और बिल्कुल उतनी ही पे करनी है जितनी कि आपने ओरिजिनल डेट पर पे करी थी। ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया हार परचेस। ये एग्ज़ाम के हिसाब से मतलब बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आएगा तो एक शॉर्ट नोट वगैरह आता है, मैं भी आपको इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अपलोड कर दूँगी, आप कमेंट में लिख देना अगर आपको हायर परचेस के लिए चाहिए तो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, एंड दैट इज़ फैमिली सेटलमेंट डीड। ठीक है, अब ये क्या होता है सुनो। सपोज करो एक पिताजी है मिस्टर मदन मोहन लाल, हाइपोथेटिका, और उनके 4 बच्चे हैं ABCD। ठीक है, मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C एंड मिस्टर D। अब बोले क्या हुआ, पिताजी जब एक्सपायर हो गए, पिताजी ने कोई वसीयत नहीं बना थी, वो तो ऊपर चले गए। अब बच्चे बाद में बहुत एकदम लड़ रहे हैं, मुझे ये प्रॉपर्टी मैं लूँगा, वो प्रॉपर्टी मैं लूँगा, सब जगह से बदनामी हो रही कि देखो पिताजी के जाने के बाद बच्चे कैसे जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को आपस में लड़ मार रहे हैं। ठीक है, ऐसे रोज़ घर में लड़ाइयाँ हो रही है। तो फिर बोले क्या करा उन लोग ने, डिसाइड किया, बोले छोटे भाई को तो बड़े भाई की बहुत इज्जत भी है, तो बोले ऐसे करते रोज़ की रोज़ बोले सब जगह अपनी बदनामी हो रही है, अपन लोग आपस में सेटल कर लेते हैं। आपस में उन्होंने एक दिन रात को बैठ के डिसाइड किया कि ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी तेरी, ये वाली प्रॉपर्टी मेरी, ये वाली प्रॉपर्टी मेरी। ठीक है, ऐसे चारों ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया है कि अब उन्होंने सब प्रॉपर कर लिया, सेटलमेंट कर लिया आपस में। बट बोले भाई बहन का तो पता ही है, आज बोला और कल मुकर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है ना। आज तो ए ने बोला है प्रॉपर्टी C को दे देते हैं, कल को भैया बोले बड़े भैया तो आ जाएंगे, नहीं मुझे भी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब फैमिली में सेटलमेंट तो हो जाता है, बट बोले वो क्या करें, उसको ऑथेंटिकेट कराने के लिए वो कोर्ट में चले जाते हैं कि कोर्ट की उस पर मुहर लग जाए कि हाँ अब जो सेटलमेंट हो गया है, कि अब जो बोल दिया है कि बैंडा वाली प्रॉपर्टी बोले A को मिलेगी और चर्च गेट वाली C को मिलेगी, और बोले जुहू वाले B को मिलेगी, तो बोले अब उनको ही मिलेगी, अब वो प्रॉपर्टी उनकी ही है। 5 से 5 साल बाद उठ के मत जाना कि अरे हम सबके पिताजी थे, तूने अकेले ने कैसे रख लेना, मुझे भी दे। नहीं, अब कोर्ट ने बोल दिया ना, ऑथेंटिकेट कर दिया ना, कोर्ट की मुहर लग गई ना। ठीक है, तो फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है, ऐसी डीड बनाई जाती है फैमिली के बीच में, जो भी बेनिफिशरीज है उनके बीच में बनाई जाती है कि हम लोग बेनिफिशरीज थे, हम लोग ने आपस में सेटल कर लिया है कि हम लोग इस तरह से प्रॉपर्टी बांटेंगे। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट में एक दूसरे पे केस करने के लिए नहीं जाते हैं, वो कोर्ट में सिर्फ बताते हैं कि सेटलमेंट हो गया, आप अपनी मुहर लगा दो। वही क्या होता है बोले, वो फैमिली सेटलमेंट डीड होता है। ठीक है, ये कराने के लिए कोर्ट से ऑथेंटिकेट करवाते हैं। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। पहला क्या कह रहे हैं, जो फैमिली सेटलमेंट है वो बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड इट मीन्स क्या, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि सेटलमेंट कोर्ट ऑथेंटिकेट करेगी कब, कोर्ट कब करवा देती है, जब बोले क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली में डिस्प्यूट हो और कोर्ट चाहती है कि लड़ाई ना हो। इसीलिए सपोज करो कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं रहा था, पिताजी के जाने के बाद में कुछ लड़ाइयाँ थी ही नहीं, तो सेटलमेंट करने की ज़रूरत क्या थी, है ना। हम थोड़ी ना बंटवारा चाहेंगे। और अगर बोले ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स हो सकता है जो एक भाई है वो ज़्यादा लालची है, तो उसने ऐसा सबको बोला, राजी कराया कि चलो सेटलमेंट कराते और बांटते हैं। अदरवाइज तो बोले कोई झगड़ा था नहीं। तो इट मीन्स फैमिली सेटलमेंट के लिए द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द सेटलमेंट शुड बी बोनाफाइड। इट मीन्स आपके बीच में एक्चुअली प्री रिक्विजिट है कि आपके बीच में लड़ाइयाँ थी, डिस्प्यूट्स थे। ओके, सेकेंड क्या कह रहे हैं, जो भी सेटलमेंट हो वो वॉलेंट्री हो, फ्रॉड या कोर्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और इन सब चीज़ों से ना हो। इट मीन्स सपोज करो 3 भाई ने तो हाँ किया था, C मान नहीं रहा था, तो सबने उसको बहुत पीटा, 2 लप्पड़ लगा और बोले चल सेटलमेंट कर।
ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता, वो बाद में फिर मना कर सकता है ना, इसलिए वॉलंटरी होना चाहिए, सबकी इच्छा से होना चाहिए। थर्ड क्या कह रही है, ये ओरल भी हो सकता है सेटलमेंट वहाँ पर जहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, रजिस्ट्रेशन वहाँ पर ज़रूरी नहीं है जहाँ पर प्रॉपर्टी 100 रुपये से कम की है। आजकल के ज़माने में कोई भी प्रॉपर्टी 100 से कम करनी है तो ऑब्वियसली बोले क्या कह रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होगा तो राइटिंग में ही होगा। ठीक है, तो डी पॉइंट यही बताए हैं। ई पॉइंट में बताया है कि जो लोग एक्चुअली मेंबर के सेटलमेंट करते हैं ना, जो क्लेम कर रहे हैं, जो बेनिफिशियरी है, वो उनके पास एंटीसीडेंट टाइटल हो, मतलब वो उनके पूर्वज हो और फिर उनसे आ रहा हो। ठीक है, कोई तीसरा व्यक्ति आके जो है वो नहीं बोल सकता कि मेरा भी इसमें क्या है, बेनिफिशियरी है, क्लेम है। अगर वो होता है तो वो फैमिली सेटलमेंट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, लेट मी रिकॉल, हाँ एक एग्जाम्पल है। हाँ, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले जब ट्विंकल खन्ना के पापा, क्या नाम था, राजेश खन्ना है ना, हाँ, तो वो जब एक्सपायर हुए थे तो एक लेडी थे, उन्होंने ऐसे क्लेम किया था कि मैं उनके साथ में रहती थी, लाइक मैं उनका केयर करती थी, या जो भी, उनके साथ में काफ़ी टाइम से रह रही थी, तो उनकी प्रॉपर्टी पे बोले मेरा भी क्या है हक है, मुझे भी मेरा हिस्सा दो, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। अब फैमिली सेटलमेंट में तो ये है कि भाई हिस्से वो ट्विंकल को जाएंगे, उसकी बहन को जाएंगे, जो भी उनके बेनिफिशियरीज उनको जाएंगे, वाइफ वगैरह को, उस लेडी को तो नहीं जाएंगे क्योंकि उसके पास कोई एंटीसीडेंट टाइटल नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, बट क्या कहा जाता है कि अगर वो लेडी जो है, जो क्लेम कर रही है, अगर उसको खुद ही जो है, जिनके पास एंटीसीडेंट टाइटल है, अगर खुद ट्विंकल अक्षय उनको बोल दे कि ठीक है प्रॉपर्टी आप ले लो, तो फिर कोई मना ही नहीं है। मतलब फैमिली सेटलमेंट में सिर्फ एंटीसीडेंट टाइटल वालों का ही सेटलमेंट किया जाता है, बट जिनके पास टाइटल है, अगर वो खुद ही पार्शली या फुली उस तीसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी दे दे तो फिर कोई मना ही नहीं है, वो हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल था, ऐसा हुआ था। मतलब सिंपल से आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, नहीं है आपका तो और कोई आता है तो उसका सेटलमेंट नहीं करना है, बट जिनका है अगर वो खुद ही देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, अगर बोले आपका जो भी आपने सेटलमेंट किया है वो एक बार आपने कर दिया तो बाद में मना नहीं करोगे। जैसे घर में सेटलमेंट हो गया, सब कुछ हाँ कर लिया, सीन है, फिर कोर्ट में जाके बोल रहा है कि अरे मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़े भैया ने तो मेरे साथ चिटिंग किया है, मुझे कम दिया है। नहीं, पहले आपने एग्री कर लिया था ना, बार बार कोर्ट का टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना है, तो एक बार हाँ कर लिया तो हाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ जाके आपका इसका जो चैप्टर है ये होता है आपका कंप्लीट।